हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं। आज की तारीख है 10 मार्च। देखो, सबसे पहले तो हम ये जो कल का बचा हुआ अपना आर्टिकल है ना, इसे डिस्कस करेंगे। लेबर फोर्स से संबंधित ये आर्टिकल है, और एक जो है हम इलेक्शन कमीशन से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो है डिस्कस करेंगे डिटेल से। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं इन दोनों आर्टिकल से, वो होंगे आपके लिए, जो आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। और आज का जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो जीएस पेपर 1 और 2 के और 3 के पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम कवर कर पाएंगे सिलेबस के। तो रिलेटेड पॉइंट ये हैं जिसको आप देख सकते हो ना। हम आर्टिकल के अंदर चलते हैं, मूव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है और जो द हिंदू का आर्टिकल है, चूंकि कल वाला आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम जो हिंदू का आर्टिकल है उसे देखते हैं। ये आर्टिकल लेबर फोर्स से संबंधित है, यानी कि अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर होता कैसा है। देखो, ये ना बहुत स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, और काफ़ी छोटे यूनिट में होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो है इसकी संख्या बहुत विशाल है। कहने का मतलब ये हुआ, जो फॉर्मल सेक्टर है ये बहुत विशाल सेक्टर है, लेकिन अपने आप में ये बहुत छोटा है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी चाय की दुकान है, किसी की पकौड़ी की दुकान है, किसी का छोटा मोटा होटल है, किसी का छोटा मोटा ढाबा है। ये सभी क्या हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं, स्कैटर्ड हैं, पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अपने आप में ये छोटे यूनिट, तो इनका रेगुलेशन भी आसानी से नहीं हो पाता है क्योंकि ये स्कैटर्ड है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना कि इस सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं, बेसिकली स्मॉल जॉब करते हैं या तो खुद का ही काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर हो गया, कोई रिपेयरिंग का काम हो गया। समझ गए। फार्मर की तरह ही समझिए। जो फार्मर है, जो बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल के फार्मर में उनकी बात नहीं करी, तो छोटे स्केल के जो फार्मर है उनसे सिमिलर है। डेटा वाइज देखा जाए तो देखो, 80% भारत में जो लेबर फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, और 20% ही फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो यू थिंक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर है, तो याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पोस्ट, एक जॉब है। और ये एक रॉयल जॉब है, एक हाई क्लास जॉब है। ठीक है। तो ये एक फॉर्मल सेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बनने वाले हो आईएएस, आईपीएस, या किसी भी तरह का पीसीएस आप क्रैक करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, आप भी फॉर्मल सेक्टर में जाओगे, आपकी भी एक स्टैंडर्ड ड्यूटी होगी। राइट। और एक बात मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस बन के पूरा देश बदल देते हैं, जेन्युइनली ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर साल इतने सारे आईएएस बनते हैं, पूरा देश तो बदल ही देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये एक रॉयल ऑफिस जॉब है, एक 9 to 5 का जॉब है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे आईआरएस वगैरह, तो बिल्कुल रॉयल जॉब है, मतलब आपको सिंपली जॉब करना है। आईएएस आईपीएस के ऊपर वर्डन काफ़ी होता है, स्पेसिफिकली आईपीएस के ऊपर ज़्यादा वर्डन होता है, अगर मैं कहूँ आईएएस से ज़्यादा। देखो, अभी क्या है ना कि देश चेंज करने की जो असली दारोमदार होती है ना जिनके कंधे पे, वो पॉलिटिशियन ही होता, और कोई नहीं होता। क्योंकि अल्टीमेटली इनिशिएटिव उन्हीं को लेना है, और इनको सिर्फ फॉलो अप करना है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही उनके पास पावर नहीं होता, बट पावर यूटिलाइज नहीं कर पाते समटाइम्स। वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर तो बहुत है, पर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको क्लियर होगा, प्रेसिडेंट के पास तो काफ़ी सारे पावर है, लेकिन वो यूज़ कितना कर सकते हैं, देयर इज़ अ लिमिटेशन। वही चीज़ है वहाँ पे। अब देखो, हम लोग आर्टिकल के अंदर आते हैं। सिग्निफिकेंस हमें समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या इशू आ रहे हैं, लेबर मार्केट किस तरह से डायनामिक है। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम इकोनॉमिक कंडीशन और जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है इस इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर की, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन। देखो, डेटा के हिसाब से 80% है, पर राइटर ने 90% कहा है कि 90% जो लोग हैं वो इंगेज है इनफॉर्मल सेक्टर में। बट एक्चुअली जो डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो ऑफिशियल डेटा है, दैट इज़ 80%। अब देखो, इनफॉर्मल सेक्टर का कैटेगराइजेशन कैसा है, तो पहली बात तो ये है कि जो जॉब है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट
जो है वो ज़्यादा तो है ही, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय जो है उनको बेनिफिट नहीं है। अब इसके मतलब क्या है, जैसे आपको किसी तरह का बोनस या किसी तरह का कोई और जो है सिक्योरिटी नहीं मिलता है इस तरह के जॉब में। और यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कोई इंश्योरेंस या काम करते वक्त डेथ हो गई तो घर वाले को कुछ पैसा या जॉब, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती। और अर्निंग तो लो होती है, एज पर दी रिक्वायरमेंट पैसा कम मिलता है। तो एक बड़ा चंक हमारा जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है ना। अगर हम बात करें कि टाइप कैसे है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, देखो फॉर्मल इनफॉर्मल तो अपने आप में टाइप है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जो है वो टाइप कैसा है, तो पहला बताया जा रहा है कि देखो एक प्राइमरी फाउंड है जिसके अंदर हम कैजुअल लेबर की बात कर सकते हैं, और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। तो कैजुअल लेबर भी है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, और सेल्फ एम्प्लॉय भी है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये कैसे वर्क करेंगे, इसे हमें समझना है। और दोनों में बेस्ट कौन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर मार्केट पहले आप समझ लीजिए कितना ज़रूरी है ये लेबर मार्केट। तो देखो लेबर मार्केट हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेट ऑफ द इकोनॉमी हमारा जो है, ये हमारी इकोनॉमी की जो प्रिंसिपल है, जो स्टैंडर्ड है, उसकी अगर हम बात करें तो हम लोग डिपेंड करते हैं इस पे, इनफॉर्मल सेक्टर पे। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर पे हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है। देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं 2020 में ना एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ था, आपको याद होगा तो। एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज होके क्या हो गया था कि वैसी कंपनी, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो गई, 10 करोड़। मैं चेंज वाला और पुराना दोनों बता रही हूँ। पहले क्या था, एमएसएमई कौन कहलाता था, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो। 2020 के बाद कौन कहलाता है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो। जिनका टर्नओवर ईयरली 5 करोड़ पहले, अभी के डेट में अगर हम बात करें तो 50 करोड़ हो, तो वो एमएसएमई कहलाता है। ठीक है, ये ओल्ड वाला है, ये आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकते हैं कि एमएसएमई पहले कितना था अभी कितना है। देखो एमएसएमई का बढ़ गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो बहुत सारे हमारे जो सेक्टर है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में इनकी संख्या बढ़ती गई है। तो इसीलिए जो 80% है वो ऑफिशियल डेटा 2020 से पहले का डेटा है, और जो 90% राइटर ने कहा है वो इसी कारण से कहा है, प्लस जो डेफिनेशन है वो चेंज हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं राइट नाउ जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का, ऑब्वियस सी बात है अगर 2 करोड़ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो एमएसएमई हो, समझ गए। और अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप एमएसएमई है। तो बहुत बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है बाय बर्थ, बाय कैपिटल, लेकिन ये एमएसएमई का डेफिनेशन है। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। तो सबसे नंबर वन चीज़ है कि जॉब क्रिएशन का क्या कंडीशन है। जॉब हो भी जाता है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, और अगर जॉब है क्वालिटी कैसी है, उसके बाद ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इस इनफॉर्मल सेक्टर में जो सैलरी मिल रही है, यानी कि जो वेजेस मिल रहे हैं, वो कितना है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये 3 की फैक्टर पहले इंक्लूड होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस पूरे आर्टिकल में, आप ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका, जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर है। तो इसको समझने के लिए आपको ये सब बातों को समझना पड़ेगा, ये राइटर का फोकस है। अब यहाँ पे देखो राइटर ने बताया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर, स्पेसिफिकली फोकस किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। अब वो क्या है, जैसे कि बताया जा रहा है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भारत के अंदर क्या किया है, इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है, 52.35% 17-18 में था, जो कि 58.35% 21-22 में हो गया है। यानी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ा है। ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज किया है 17-18 में। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सॉरी मैंने एम्प्लॉयमेंट कह दिया।
देखो यहाँ ध्यान समझना, कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहले 17-18 में 6.2% था, जो कि 21-22 में घट करके 4.2% हो। यूथ जो है जिनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 12% था। युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी थी वो 12% थी 17-18 में, जो अभी 21-22 में घटकर कितनी हो गई, 8.5% हो गई। दिस इज द ऑफिशियल डेटा, राइट। बट 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा होता है। बट देखो एक बात बताओ, कोविड के बाद से ग्लोबली वर्ल्ड में स्लो डाउन देखने को मिला है। चाइना जो इतनी बड़ी मतलब हब है राइट नाउ, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पे इकोनॉमिकली जो है स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाइक पे है। वहाँ की जो वहाँ पे करेंसी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड वाइड। यूके का प्रॉब्लम चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जापान के अंदर चल रहा है प्रॉब्लम, जर्मनी के अंदर चल रहा है प्रॉब्लम, यूएसए आल्सो फोकसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन दैट ग्राउंड। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हालांकि बहुत सारा मामला एआई आने के बाद का है, लेकिन कोविड भी एक बड़ा इम्पैक्ट किया है। ट्रेंड्स कहें हम लेबर मार्केट की, देखो लेबर मार्केट में ना जो वुमेन है, स्पेसिफिकली वुमेन रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये महिलाओं का ज़्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। मतलब महिलाओं का इम्प्रूवमेंट हुआ है पुरुषों के कंपैरिजन में, यानी गांव के क्षेत्र में महिलाएं जो है वो ज़्यादा काम कर रही हैं, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है, और साइड बाय साइड जो है वो रोजगार भी कर रही हैं। जबकि जो पुरुष हैं वो बेरोजगारी फेस कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अब यहाँ से हमें इन सारे डेटा को समझने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है कि कितना डायनामिक है लेबर मार्केट, और कितने ज़्यादा रिफ्लेक्शंस यहाँ पे हैं जॉब क्रिएशन में, सैलरी में, राइट। तो ये हमारा एक जो क्वेश्चन था, इसे हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कंपोजिशन क्या है अगर हम बात करें, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसकी अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है डोमिनेट कर रहे हैं। यानी कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, क्या कंपोजिशन, कितने तरह के लोग आ रहे हैं। तो नंबर वन आ रहा है कि कुछ तो ऐसे हैं जो बिजनेस वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और कुछ ऐसे हैं भैया सैलरी दे दो काम करेंगे। तो कुछ सैलरी वाले हैं और कुछ जो है आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या है दिक्कत, या क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं वो समझेंगे। देखो ऐसे तो ये फील होता है कि जो डायनामिक मार्केट है उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डोमिनेट कर रहा है। बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डोमिनेट करने से, डोमिनेंस होने से क्या इसका फ़ायदा है और क्या इसके बैड इम्पैक्ट है। तो सबसे पहली बात है ना कि जो सेल्फ एम्प्लॉय में है वो लोग अपने आप को तो एम्प्लॉय दे दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो अनपेड जो है फैमिली लेबर बन के रह जा रही है। कैसे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट सपोज आपने कोई जो है शॉप, कोई दुकान, किराने की दुकान खोली। अब आप किराने की दुकान खोल के अपने आप को तो इंगेज कर लियो, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि सामान लाना पहुंचाना, या कुछ और अब आपके रिस्पेक्ट में कोई और काम वो आपके घर वाले कर रहे हैं, और उनको ये इस चीज़ का फीलिंग भी नहीं है, इवन आपने भी रियलाइज नहीं किया कि आपने उनको इंगेज कर दिया है, और इंगेज करने के बदले जो उनकी अर्निंग हो रही है वो बिल्कुल भी सन्नाटे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी, जैसे आप छोटे मोटे व्यापारी घर से बिलोंग करते होंगे, आपने देखा होगा वो लोगों को, अब बेचारा बच्चा पढ़ रहा है तो उसे बोला जा रहा है कि एक काम करो ये सामान यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, ठीक है, ये शर्मा जी के यहाँ पहुँचा, अरे ये सिन्हा जी की दुकान पर ले आओ। तो ये जो चीज़ है ना, आप क्या कर रहे हो, आप वर्कर बन गए हो, ठीक है, लेकिन आपको कुछ इसके लिए मिल नहीं रहा है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, बट हम लोग क्या करें, ग्रास रूट लेवल में जाकर के अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। तो सेल्फ एम्प्लॉय तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फैमिली जो है वो वर्कर बन गई, और ये अनपेड वर्कर बन गए। इसके रिपिकल्सन्स बहुत ख़राब हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी अगर हम बात करें, तो इंक्रीज हुआ है 3.78% 2017-18 में था, जो बढ़ के 4.57% जो है 21-22 में हो गया है। now अगर हम बात करें कि जो ग्रोथ है ना, अनपेड फैमिली लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, पर अनपेड फैमिली लेबर की जो है संख्या में वृद्धि हो गई है। पहले 26% लोग फैमिली वाले अनपेड थे, अभी 31% फैमिली के जो लेबर हैं, फैमिली मेंबर जो लेबर बन गए हैं बिना सैलरी के, की संख्या 31.4% बढ़ गई है।
अब देखो, अब बताया जा रहा है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो शॉप ओनर है, दुकानदार हैं, राइट, या जो स्ट्रीट वेंडर हैं, या फिर जो लार्जेस्ट चंक ऑफ हम कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, उनकी संख्या 35% अपने देश के अंदर है। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो संख्या डिक्रीज कर गई है किनकी? वैसे ही जो सैलरी बेस्ड लेबर है ना, जो कैजुअल लेबर है, एम्प्लॉय है, उनकी संख्या जो है घट गई है। आपने सुना होगा एक चीज, भैया पहले उनके दुकान पे नौकरी कर रहे थे, अभी अपना धंधा पानी चला रहे, 2 ही रुपया कमाएंगे लेकिन अपना कमाए। ऐसा आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, मैंने तो कई बार सुना है। तो ये चीज हमारे लोगों के अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये अच्छा है। बट इसके लूपहोल कहाँ पे आ रहे हैं? लूपहोल हमने अभी डिस्कस किया कि जो फैमिली लेबर है उनका जो है पार्टिसिपेशन तो है, बट उनका उनको पे नहीं हो रहा है, उनको वो अनपेड है, तो उनको यहाँ पे देखने की जरूरत है। जानते हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो सेल्फ एम्प्लॉय है ना, वो हमेशा ही सेल्फ एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। तब जब वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कोई आदमी जब सेल्फ एम्प्लॉय है, लेकिन वो अपना जो कैलकुलेट कर रहा है, अपना इनकम या अपना एक्सपेंडिचर या अपना इन्वेस्टमेंट वो कैलकुलेट कर रहा है, तो उसमें अगर फैमिली लेबर का कॉस्ट भी वो जोड़ता है ना, तब उसका बिजनेस इफेक्टिव तौर से चलना शुरू हो जाता है। मतलब वो ये नहीं सोचे कि उसने दिन में आज जो है 400 रुपये कमाए हैं या 1,000 रुपये कमाए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि उसने तो इतना कमाए, उसकी फैमिली जो काम की उसका कितना कॉस्टिंग पड़ा है। तो उनका कॉस्टिंग भी पड़ा है 1,000 रुपया, तो टोटल कॉस्टिंग जो है 1,400 पड़ा है। तो क्या हमारा बिजनेस इतना हमें दे रहा है? अगर इतना हमें दे रहा है हमारा बिजनेस, तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर हमारा बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस तो 600 ही दे रहा है, तो मतलब बिजनेस हमारे हमारे फैमिली का लेबर कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा है, वो धंधा लॉस का है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से ना ट्रैप है, जिसमें फंस के बिजनेसमैन रह जाता और सेल्फ एम्प्लॉय बन के ही रह जाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय से निकलने के लिए ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है ना। क्वालिटी की बात हो रही है, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉय में जो फैमिली लेबर है, उनका एक्सपीरियंस तो होता नहीं है काम में, तो एक तरह से प्रश्न भी बनता है कि उनके द्वारा जो काम किया जाता है उसका क्वालिटी कैसा होता है। तो क्वालिटी पे हम समटाइम्स कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन नहीं हो पाता है क्वालिटी, एंड धीरे धीरे उसमें फिर उनकी जो है महारत हासिल हो जाती है और वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। ना, अगर हम बात करें कि जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, और ये जो है ना, हम देखें तो बाय नेचर ये डोमिनेट कर रहा है। लेबर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, और जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो काफ़ी अप हो रहे हैं। अब आपको कोई काम करवाना हो, आप लेबर ढूंढने जाओ, आपको कम लेबर दिखाई देंगे, और जो दिखाई देंगे वो बहुत हाई पे पे आते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, है ना, तो कुछ इंक्रीजेस तो हुए हैं। एवरेज एवरेज अगर डेली अर्निंग में बात की जाए लेबर मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेबर ढूंढने जाओ कोई काम के लिए, आपको लेबर नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे तो हाई पे पे मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो डेटा है जो राइटर ने समराइज किया है उसमें ये कहा है कि 4% जो है 2017-18 के बाद से 21-22 में 4% जो है सैलरी में इंक्रीमेंट आया है। यानी कि पहले किसी की सैलरी अगर 10 रुपये थी, तो अभी कितनी हो गई? 14 रुपये हो गई है। राइट नाउ अनफॉर्मल सेक्टर में, स्पेसिफिकली ये रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 4% की वृद्धि हुई है। सिमिलरली जो शहरी क्षेत्र में है, उसमें देखा जा रहा है लगभग 20% की वृद्धि देखने को मिली है। शहरी क्षेत्र में अगर लोग जो है 17-18 में 162 रुपये में काम करने के लिए रेडी होते थे, तो अभी वो 96 में काम करने के लिए रेडी है, यानी 196 में काम करने के लिए रेडी है। सिमिलरली यहाँ पे बात की जा रही जो कैजुअल लेबर है, उनकी संख्या तो घटी है, बट उनका पे हाई हुआ है, नंबर उनका डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो उनकी पे है, जो उनकी सैलरी है, जो पैसा लेते हैं वो हाई हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो नंबर है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो पैसा मिलता है, जो कमाते हैं लोग, वो क्या हो गया? कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही है। कंसर्न वही है कि जो जॉब क्रिएशन के प्रोस्पेक्टिव से, अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से, लेबर मार्केट से या फैमिली वेलफेयर से कंसर्न है कि कितना ज़्यादा ये सही है। और डेमोग्राफी की बात करें तो देखो, हमारे देश में ना 20 की उम्र से जो कम के लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा पीक पे है, और 30 से 35% की जो लोग हैं वो मैक्सिमम हमारे देश में हैं, और ये एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मतलब मतलब जॉब के मामले में
का हो चुका है लेवल अप, और ये क्या कर रहे हैं, ये ही बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में जा रहे हैं। और ये जो सेक्टर है हमारा अभी भी विलिंग है कि जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी तरह का फॉर्मल जॉब हो। तो अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, मेजोरिटी ऑफ जो लोग होते हैं जो इंगेज होते हैं उनके अंदर ना क्वालिटी ऑफ वर्क जो बहुत लो होती है, राइट। और ये जो हमारा मार्केट है वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता लेबर फोर्स का, माने हमारे यहाँ लोग तो काम करने के लिए हैं लेकिन अंदर उनके अंदर वैसे स्किल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, लेट्स सपोज, जैसे मैं बता रही हूँ एक खुद का भी एक्सपीरियंस। तो क्या होता है ना, पढ़ने के बाद आपको काम करने की स्किल नहीं आ जाती है, तो आप जब काम करने जाते हो ना इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत कम सैलरी मिलती है। लेकिन वही आपके अपोजिट में कोई डिप्लोमा किया है, किसी ने छोटी मोटी डिग्री, ऐसा छोटी मोटी नहीं बोलना चाहिए, बट डिप्लोमा की डिग्री ली है या किसी तरह का उसने जो है स्किल प्राप्त किया है, उसको जॉब मिल जाती है और उसको आपकी इक्विवेलेंट ही सैलरी मिलती है। ये जल्दी ग्रो कर जाता है और आपको ग्रो करने में समय लग जाता है। तो दिस इज़ द हार्श से रियलिटी, बिकॉज़ उनको इंडस्ट्री का पता नहीं है, जो पढ़ के हम लोग आते हैं। तो हमारी स्टडी तो अच्छी है बट वो हमारे इंडस्ट्री में वो वर्क कर पा रही है कि नहीं, वो एक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर में आप क्या लिख सकते हो, इसके आंसर में आप डाल सकते हो, चिपका सकते हो, आई कैन से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसमें इस पे ध्यान दिया गया है, पे कैरिकुलम पे ध्यान दिया गया है, डिग्री बढ़ाने पे नहीं ध्यान दिया गया है। अब देखो इससे हमारा जीडीपी ग्रो तो होता है स्पेसिफिकली, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो अलग सेक्टर है, जैसे कितने सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, वो पीछे रह जाता है। और इसको हम कुल मिला के एक भाषा में समराइज कर सकते हैं कि हमारा जीडीपी तो ग्रो होगा, लेकिन जीडीपी ग्रो जो होगा वो विथ जो है जॉब क्रिएशन होगा, मतलब विदाउट जॉब क्रिएशन होगा। तो विदाउट जॉब क्रिएशन हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, ये हमारा पॉइंट यहाँ से चल के आता है। यानी अभी जो इतना हल्ला होता है सुनते ना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन जीडीपी हाई हो रही है एक तरफ से, तो ये वही चीज़ को शोकेस कर रहा है। तो इसके दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार वो कर भी रही है। जैसे कि रेगुलेशन लाना सैलरी के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनको तरह तरह की लोन देना, असिस्टेंस देना, उनको स्किल अप करना, नीति आयोग के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। और उसके बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभी आपने देखा रिसेंटली क्रिएटर्स अवार्ड में, तो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है इनोवेटिव तरीके से लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को जो है मतलब अपलिफ्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें चल रही है। हालांकि ये क्रिएटर वाला पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट नहीं, एग्जाम में बिल्कुल मत लिखिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आने। बस ये तो एक तरीका था आई कैन से मोदी जी का कि वो इन्फ्लुएंसर को भी इन्फ्लुएंस कर दिए। ना आगे हम बढ़ेंगे, पीवी सिंधु की बात करते हैं तो इनका एक आर्टिकल है युवा शक्ति से संबंधित है। इस इलेक्शन में युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन 65% जो वोटर्स हैं बिलो द एज ऑफ 35 ईयर है। तो यूथ हमारे यहाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है मोबिलाइज करने के लिए यूथ को, युवाओं को जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार के लोकसभा में, उनके लिए मेरा पहला वोट देश के लिए, ये जो है आपकी लॉन्च की गई है, कैंपेन है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो है लगभग एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2 करोड़ जो है, ऐसे तो कहीं कहीं डेटा था 1.85 करोड़ का, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ जो वोटर है, न्यू वोटर होंगे इस बार जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। तो ये कैंपेन ना सिविक ड्यूटी लाएगा लोगों के अंदर, एज ए सिटीजन उनकी क्या ड्यूटी है, जो आपने पढ़ा ना फंडामेंटल ड्यूटी, तो सिविक ड्यूटी ये लोगों के अंदर लाने की कोशिश करने की एक कैंपेन है। और ये प्राइड मोमेंट है वो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, क्योंकि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सिविक एजुकेशन क्रिएट करना, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, मीनिंगफुल यूथ जो हमारे हैं वो पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिकल प्रोसेस में, मीनिंग हो उसका, मीनिंगलेस ना हो जाए वोट का, कि जो वोट का यूज़ नहीं करेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है यूथ को पार्टिसिपेशन करवाने के लिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उनका इंगेजमेंट बढ़े, जिसके लिए पहला पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है पीपल्स मूवमेंट, जैसे कि इसको जन आंदोलन में बदलने की कोशिश की जा रही है, यही गोल है। ठीक है, ये गार्नर्ड किया जा रहा है वेरियस जो लोग हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक है, वो जो बोलते हैं वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स के फ़ैन होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बात को मानेंगे। जो भी आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है? सिने आर्टिस्ट मतलब सिनेमा में जो आर्टिस्ट हैं, वो हीरोज़ या जो आपके एक्ट्रेस होती हैं। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये राइटर ने, चूँकि राइटर इज़ ऑल्सो मतलब वुमेन, राइट, पीवी सिंधु, तो उन्होंने बताया है कि देखो कलेक्टिव पावर अगर चाहिए तो इंक्लूड करना पड़ेगा फीमेल को भी, और जो फीमेल हैं जो अनअवेयर हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाना पड़ेगा। और ये जो मेरा पहला वोट देश के लिए, ये एक तरह से एंथम है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग एंथम है, एनर्जेटिक लाने वाला है कि अरे भैया हमारा वोट, पहला वोट, हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये इस तरह से कैंपेन लॉन्च करके वीडियो के माध्यम से, जो भी आइकॉनिक लोकेशन है, ये हेरिटेज है, और या जो पद्मश्री अवॉर्डी लोग हैं, राइट, या जो मल्टीपल लैंग्वेज में कुछ क्रिएशन करते हैं, उनको क्या करना है, या पद्मश्री अवॉर्डी जो मल्टीपल लैंग्वेज के हैं, यानी लिंग्विस्टिक भाषा में वो क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। और डिजिटल एज है तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके बहुत ज़्यादा जो वोटर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको इस चीज़ के लिए अवेयर कराया जा सकता है कि उनकी क्या भूमिका होने वाली है भारत के भविष्य के निर्माण में। और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि माई पोर्टल जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें लोग अपना वीडियो, ब्लॉग, राइटिंग या किसी भी तरह का जो भी कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, वो उसमें वो पोस्ट करें कि उन्होंने किस तरीके से युवाओं को मोबिलाइज करने की कोशिश की है। मोबिलाइजेशन कॉलेज के अंदर या हायर इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। वोटर के लिए प्लेस एक्टिविटीज़ लाइक मतलब रैली निकाल के, सेमिनार कंडक्ट करके, या क्रिएटिविटी कंपटीशन या डिबेट करवा करके। हायर इंस्टीट्यूशन में ये करने की बात कही कि मेरा देश वोट के लिए, अगर मैं मेरा पहला वोट देश के लिए अगर मैं बात करूँ, तो इसमें ब्रॉड मूवमेंट पे वो मतलब फोकस किया गया है। मैसिव स्केल पे लोग पार्टिसिपेट करें, तो ताकि ये जो मतलब डिराइव है ये मीनिंगफुल रहे। ये चुनाव, अब देखो गवर्नमेंट का ना ऐसा बहुत सारा रहा है शुरू से, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला है सेवरल टाइम्स। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इसे एकदम कैस्केडिंग मूवमेंट हम मान सकते हैं, एक बाय एक लगातार होता गया, राइट। स्वच्छ भारत वैसे ही, कोविड-19 का अवेयरनेस वैसे ही कैंपेन चलाया गया, तो सरकार की महारत हासिल है इस तरह के मूवमेंट चलाने में। तो ये जो युवाओं का जो मूवमेंट चलाने की बात की गई है, तो ये भी डेफिनेटली राइटर का मानना है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, कि बताना है कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इम्पैक्ट करेगा, कलेक्टिव इम्पैक्ट करेगा। और जैसे आपने याद किया है, आपको अगर याद होगा, तो 2015 में ना सरकार ने गिव इट अप मूवमेंट चलवाया था, जिसमें जितने भी जो एलपीजी सब्सिडीज मिलती है, जो पैसे वाले लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब्सिडी नहीं लेंगे, और उनका जो पैसा होगा वही दूसरे लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा। जैसे उज्ज्वला योजना में बहुत सारे लोगों ने अपना सब्सिडी छोड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ऐसे आवाज़ लगाई और करोड़ों लोगों ने इस चीज़ को किया। तो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है, कहने का मतलब ये है, और बहुत कलेक्टिव इम्पैक्ट यहाँ पे मिल रहा है। इससे एम्पावर होंगे यूथ, जो पॉलिटिशियन है वो सामने आएंगे, क्योंकि युवा वोटर ज़्यादा हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा, यूथ कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे। जब यूथ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो पार्लियामेंट हमारी यंग पार्लियामेंट होगी। यंग देश का पार्लियामेंट भी यंग ही होना चाहिए यार। पॉलिसी भी जो है उस तरह से बन के सामने आएंगी। अब यहाँ पे देखो, एम्पावरमेंट तो यूथ का पार्टिसिपेशन 2024 के इलेक्शन में कराना एक मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे राइटर ने बताया है। उसके बहुत सारे फायदे भी होंगे एम्पावरमेंट होने से यूथ का, ठीक है। इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा देखने को, रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स सिस्टम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होगा, और रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा युवा शक्ति का, कि भैया देश के अंदर मतलब लीडर जो है ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बट इनको बनाने वाले युवा ही हैं। तो इसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इनके डेवलपमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। देखो जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है, नंबर वन, कि इनफॉर्मल सेक्टर may be adding more value to its economy than what is predicted. Examine what are the challenge faced by the unorganized sector. तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है, तो ये आप अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। डिस्कस दी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स, है ना, ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर
एक जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होता है आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी आपने पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत। कैसे इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में तो आर्टिकल से ही स्टार्ट कर सकते हो, कंपोजिशन में आ सकते हो, इश्यूज है रिलेटेड, इंदिरा गांधी वाला इश्यूज है, और भी बहुत सारे इश्यूज है कि कैसे ये प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि दो जो है उनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो फिक्स्ड नहीं है, बट जो एक है जो चीफ है उनके रिमूवल का प्रोसेस फिक्स्ड है। तो चूंकि ये बहुत रिलैक्स होते हैं कि भैया हमको तो हटाया नहीं जाएगा, हटाया तो इन्हीं को जाएगा। तो बहुत सारा वेग है यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम होते हैं इनके वो कितने अच्छे हो पाए, कितना चैलेंजिंग चीज़ को इलेक्शन कमीशन फेस किया, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शंस करवाया है। तो जो अचीवमेंट्स है वो बताना और वे फॉर्मेट में आपको लिख देना है कि ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, अच्छा वर्क कर रही है, बट समय समय पे हर चीज़ों में चेंज होने की आवश्यकता है, और जो है गवर्नमेंट भी इसके लिए क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो इस तरह के पॉइंट्स लिख करके आप क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो। और तो ये था अपना इम्पोर्टेंट सेशन रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, और ये क्वेश्चन था जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।